हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये रिसेंटली ही 2025 में रिलीज हुई मूवी ओल्ड गार्ड 2 की स्टोरी को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओल्ड गार्ड 2 की कहानियां डायरेक्ट ओल्ड गार्ड 1 से कनेक्टेड है। सो इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। सो अगर बात करें ओल्ड गार्ड की, तो ये एक ऐसे लोग होते हैं जो कि लंबे समय यानी कि 2000 साल 5000 साल तक से ये लोग पृथ्वी पर जिंदा है। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां मौत का मतलब ही पूरी तरह से बदल जाता है। कहानी शुरू होती है एंडी के साथ में, एक पुरानी और एक्सपीरियंस्ड वॉरियर जिसका असली नाम है एंड्रोमेकी ऑफ सीथिया, जिसकी एज है 6700 साल। वेल तो एंडी और इसकी टीम के बारे में एक अजीब राज भी है यहाँ पर। ये लोग अमर हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये लोग मर नहीं सकते हैं कभी भी, कहीं भी और किसी भी चोट से, बल्कि इनकी बॉडी तो खुद ब खुद हील हो जाती है। वेल तो यहाँ पर एंडी के साथ में 3 और भी मेंबर्स होते हैं, बुकर, जोए और निक। सबके सब पुराने वॉरियर्स हैं जो कि कई वॉर, दुख और दर्द झेल चुके हैं और इनका काम है दुनिया के लिए छुपकर मिशन को कंप्लीट करना, जैसे कि एक सीक्रेट टीम ऑफ इमोर्टल सोल्जर्स। जहाँ पर फिर एंट्री होती है कॉपले की, जो कि एक फॉर्मर सीआईए एजेंट हैं और जो इन्हें एक मिशन देता है बचपन के एक किडनैपिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने का। लेकिन ये सब कुछ एक ट्रैप होता है क्योंकि भाई कॉपले सीक्रेटली काम कर रहा होता है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जिसका सीईओ है मैरिक, जो कि एक ग्रीडी साइंटिस्ट टाइप बिजनेसमैन है जिसे इमोर्टलिटी के साइंस को पकड़ना है। लेकिन वही रिसर्च के नाम पे वो तो बस पावर और पैसा कमाना चाहता है। मैरिक एंडी और उसकी टीम को पकड़ना चाहता है ताकि उनके डीएनए पे एक्सपेरिमेंट करके वो इमोर्टलिटी का फॉर्मूला बना सके। जहाँ पर फिर इसी बीच एक नई इमोर्टल सोल्जर की एंट्री होती है, नाइल फ्रीमैन, जो कि एक यूएस मरीन है। नाइल को अपनी हीलिंग पावर्स के बारे में उसी टाइम पे पता लगता है और एंडी उसे ढूंढकर टीम में लेकर आती हैं। जहाँ पर पहले तो नाइल काफी कंफ्यूज होती है, बहुत ज्यादा डर जाती है और धीरे धीरे वो समझने लग जाती है कि उसकी लाइफ का पर्पस ही यही है कि वो उनकी टीम के साथ में जुड़ जाए और आगे जाके टीम के एक मेंबर बुकर उनका ट्रस्ट भी तोड़ देता है। वो मैरिक के साथ में डील करता है क्योंकि उसे इमोर्टलिटी एक बर्डन लगता है और एक पनिशमेंट भी। वेल तो फिर बाद में, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का गिल्ट होता है तो वो टीम को बचाने में उनकी हेल्प करता है। सो अब लास्ट में एंडी और इसकी टीम फाइनली मैरिक के लैब में घुस जाते हैं और एक पावरफुल फाइट के बाद मैरिक को मार देते हैं। लेकिन ट्विस्ट तो तब होता है गाइस, जब एंडी की इमोर्टलिटी खत्म हो चुकी होती है और उसका बॉडी अब हील नहीं करता है, मतलब कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से लिमिटेड हो गई है और उसने अपनी पावर्स भी खो दी हैं। सो अब मूवी के एंड में एक और बड़ा ट्विस्ट तो तब मिलता है जब एक पुरानी इमोर्टल वॉरियर यानी कि क्वीन, जो कि समंदर के अंदर एक आयरन बॉक्स में लॉक थी बहुत सालों से, और वो वापस लौट कर आती है। उसका रिटर्न पार्ट 2 के लिए एक बहुत ही बड़ा सिग्नल था। सो दोस्तों ये तो थी द ओल्ड गार्ड पार्ट 1 की कहानी। एक टीम जो कि मौत के परे है, एक दर्द भरी इमोर्टलिटी और साथ ही एक मिशन जिसमें दुनिया बचती भी है और बिखरती भी है। सो पार्ट 2 में क्या होने वाला है? एक पुरानी दुश्मन वापस लौट चुकी है, तो क्या अब एंडी टीम के बिना ही सरवाइव कर पाएगी या नहीं, और क्या क्वीन रिवेंज लेगी? सब कुछ जानने के लिए चलिए देखते हैं इसका पार्ट 2, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है और आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आगे की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। वेल तो इस कहानी की शुरुआत में भी एंडी और इसके बाकी के साथी एजेंट कॉपली के साथ में मिलकर एक गन सप्लायर को पकड़ रहे होते हैं, जिसमें स्टीवन और निक सभी कार्ड का ध्यान भटकाकर अपने पीछे लगा लेते हैं और इसका फायदा उठाते हुए एंडी कॉपले और नाइल के साथ में मिलकर गन सप्लायर के हेड को मार देती है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ बीच समंदर में हमने इस कहानी के मेन विलन यानी डिस्कॉर्ड को भी देखा था, जो कि अपने साथियों के साथ में मिलकर समंदर में से एक ताबूत को निकाल रही होती है जिसके अंदर एंडी के दोस्त क्वीन जिंदा कैद थी। वेल तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एंडी और क्वीन गहरे दोस्त हुआ करते थे और वो 1000 साल तक साथ में थे। लेकिन 400 साल पहले जब लोग औरतों को फीचर समझकर जला दिया करते थे ना, तब कुछ लोगों ने एंडी और क्वीन को पकड़कर जिंदा ही जला दिया था। जब वो बच गई थी तब उस टाइम पर उन्होंने क्वीन को एक ताबूत में बंद करके बीच समंदर में मरने के लिए डाल दिया था।
वेल तो अब क्वीन एक इमोर्टल थी और वो ताबूत में बार बार सांस घुटने की वजह से मरती थी और फिर से वो जिंदा भी हो जाती थी। वेल तो ये सिलसिला क्वीन के 7 सालों से होता हुआ आ रहा था जब तक उसे डिस्कॉर्ड ने अपने साथियों के साथ में मिलकर आजाद नहीं कर दिया था। वेल तो वहीं दूसरी तरफ एंडी को जॉय नाम के बंदे ने बचा लिया होता है, जिसके बाद एंडी ने सालों तक समंदर में क्वीन के ताबूत की तलाश भी की थी, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ निराशा ही लगी। अब धीरे धीरे एंडी ने हार मानकर क्वीन की तलाश को भी बंद कर दिया था। लेकिन अब सालों बाद डिस्कॉर्ड ने क्वीन को आज़ादी दिला दी थी और वो क्वीन से क्या चाहती है ये तो खैर हमें आगे ही वीडियो में पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर एंडी और कॉपले ने गन सप्लायरों को तो मार दिया होता है, लेकिन वो गन आखिरकार किसको सप्लाई करता था ये भी उन्हें अभी तक पता नहीं चला था। जबकि भाई ये तो एक सक्सेसफुल मिशन था, तो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए सबके सब वोकेशन पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और फिर इसी बीच नाइल ने एंडी को अपने एक सपने के बारे में भी बताया होता है, जिसमें डिस्कॉर्ड लाइब्रेरी में जॉय को मारकर कुछ किताबें चुराकर वहां से चली जाती है। और अब ये सपना नाइल को बार बार ही आ रहा होता है और इस वजह से उसने एंडी को सब कुछ बता दिया था। वेल तो फिर एंडी ने इस बात पर ध्यान देने से उसे मना कर दिया था, वो जो कि जानती थी कि इस सपने का कोई ना कोई मतलब तो जरूर है। और इस वजह से वो कॉपले के साथ में साउथ कोरिया में जॉय से मिलने के लिए गई थी। साथ ही बाकी के सभी लोग भी चोरी छुपे बुकर से मिलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन भाई उनके पहुंचने से पहले ही क्वीन ने बुकर को किडनैप कर लिया होता है। और क्वीन बुकर से एंडी का पता जानना चाहती थी, लेकिन बुकर तो सालों पहले ही एंडी के ग्रुप से अलग हो गया था और इसलिए उसे बुकर को छोड़ना पड़ता है। जबकि बुकर ने उसे बताया कि एंडी उसे खोजने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की और वो हमेशा से ही उसके बारे में बात करती है और उसे याद करती हुई आई है। वेल तो क्वीन को बुकर की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है और वो उससे एंडी के लिए एक पैगाम भिजवाती है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ एंडी ने कॉपले और जोई को मिलाया था। अब बात करें जोई की, तो वो एक लाइब्रेरियन है जिसके लाइब्रेरी में दुनिया की हर उस इमोर्टल की एक किताब मौजूद है, जो भी वो अपने जीवन में कर रहा है या फिर वो आगे करने वाला है। क्योंकि जोई के पास ऐसी पावर है जिससे कि वो सबके ऊपर नजर रख सकता है कि कौन कब कहाँ क्या कर रहा है। और अगर साफ शब्दों में बताया जाए, जोई सभी इमोर्टल की करंट बायोग्राफी लिख रहा है। साथ ही नाइल के सपने के बारे में जानकर जोई ने एंडी को बताया कि डिस्कॉर्ड ने एंडी और उसके सभी ग्रुप के लोगों की बायोग्राफी चुरा ली है और अब डिस्कॉर्ड उन सब के बारे में उनसे ज्यादा जानती है, जबकि उसे पता नहीं है कि डिस्कॉर्ड उन सब के बारे में जानकर आखिर करना क्या चाहती है। जिसका साफ मतलब तो यही हुआ कि उसके इरादे कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाले हैं। और फिर इसलिए एंडी ने ग्रुप के सभी लोगों को फटाक से अपने घर बुलाया, जहां पर उसने जोई की मुलाकात सबसे करवाई और जोई ने उन्हें डिस्कॉर्ड के बारे में भी सब कुछ बताया। और फिर इतनी ही देर में बुकर भी वहां पर आ गई और बुकर ने एंडी को क्वीन के बारे में बताया कि क्वीन वापस आ गई है और वो उससे मिलना चाहती है, जिससे कि फिर बिना किसी देरी के एंडी नाइल के साथ में क्वीन से मिलने के लिए निकल गई। और फिर इन्हीं सब के बीच में हमने नोटिस किया दोस्तों कि नाइल और एंडी के बीच में नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि भाई नाइल तो अब एंडी को अपने गुरु के तौर पर मानती है और तो और एंडी के पास अब उसकी इमॉर्टलिटी भी नहीं रही है। और ऐसे में नाइल एंडी के साथ गई ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके। वेल तो अब इतने सालों के बाद भी एंडी क्वीन से मिल रही है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और साथ ही उसे ये भी मालूम था कि क्वीन इससे काफी ज्यादा नाराज होगी। जैसे ही अब दोनों को इनसे मिलने के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते में नाइल को डिस्कॉर्ड दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लग जाती हैं। और वहीं क्वीन और एंडी एक दूसरे को इतने लंबे समय के बाद देखने पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जबकि क्वीन तो एंडी से काफी ज्यादा नाराज भी थी कि आखिरकार वो इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर सकती है। कुछ समय तक ही उसने उसे ढूंढा और फिर उसने उसे ढूंढना बंद कर दिया, वो इसलिए उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी। लेकिन फिर एंडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है और इसने उसे बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी और बार बार उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। वेल तो अब धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में चली गई थी और इसी बीच उसकी मुलाकात उसके ग्रुप से हुई थी और ग्रुप से मिलने के बाद उसे जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया था, जो कि था कि वो लोगों के बीच में अच्छाई को बनाकर रखेगी। वेल तो फिर एंडी उन लोगों के साथ में काफी अच्छे काम कर रही होती हैं जिन्होंने क्वीन को इतने सालों तक गहरे समंदर में अंधकार के बीच कैद करके रखा हुआ था। सब कुछ सुनकर तो क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जो कि अपने आपे से बाहर ही निकल जाता है और वो एंडी के ऊपर हमला भी कर देती है। दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें कि एंडी क्वीन के ऊपर काफी भारी पड़ती है, लेकिन क्वीन यहाँ पर एंडी को चकमा देकर डिस्कॉर्ड के साथ देने के लिए वहां से गायब हो जाती है, यानी कि अब वो इन्हें नहीं छोड़ने वाली थी।
वेल तो वहीं दूसरी तरफ नाइल डिस्कॉर्ड का पीछा करते हुए एक चर्च में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात डिस्कॉर्ड से होती है। डिस्कॉर्ड ने नाइल को बताया कि वो दुनिया की सबसे पहली इमोर्टल है और नाइल दुनिया की आखिरी इमोर्टल होने वाली है, क्योंकि भाई उन दोनों के हाथ पर सेम बर्थ मार्क जो था। सब कुछ सुनने के बाद नाइल तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो एंडी के साथ में वापस घर आ गई थी, जहाँ पर सभी लोग मिलकर ये सोचने में बिजी हो जाते हैं कि डिस्कॉर्ड आखिर उनसे चाहती क्या है और उसे नाइल के बारे में क्या क्या पता है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो एंडी क्वीन के बारे में सोच ही रही होती है, क्योंकि लड़ाई के दौरान क्वीन ने उसका दिया हुआ नेकलेस भी छीन लिया था। और वहीं दूसरी और बुकर जोई के पास में पहुंचता है तो जोई ने उसे एक थ्योरी सुनाई थी, जिसमें कि अगर नाइल आखिरी इमोर्टल है तो नाइल के हाथों घायल हुआ व्यक्ति अपनी इमोर्टलिटी पूरी तरह से खो सकता है, जैसा कि पहले पार्ट में दोस्तों नाइल के हाथों घायल होने के बाद एंडी के साथ हुआ था और उसने सच में अपनी इमोर्टलिटी खो दी थी। जबकि ऐसा करने से पहले वो शख्स अपनी इच्छा अनुसार अपनी इमोर्टलिटी किसी और को देने की काबिलियत भी रखता है, और ये सब कुछ बस जोई की थ्योरी ही थी। फिर भी बुकर को उसकी बातों पर पूरा यकीन था। वेल तो अब नेक्स्ट सीन में बुकर यहाँ पर एंडी को मिलकर उसे धोखा देने के लिए उसे माफी मांगता है और साथ ही उसे बताता है कि उसे अपने किए हुए काफी ज्यादा शर्मिंदा है और वो उनका साथ देकर अपनी गलती को ठीक करना चाहता है। यहाँ पर एंडी भी उसे माफ करके फाइनली वापस से अपनी टीम में शामिल कर लेती है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ डिस्कॉर्ड ने क्वीन को समझाया कि इंसान उन्हें कभी भी अपने समाज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसलिए वो इंसानों को खत्म करना चाहती हैं। और अब इस जंग में क्वीन डिस्कॉर्ड का साथ देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो गई थी, क्योंकि इंसानों ने क्वीन को हजारों सालों तक एक घने अंधेरे में कैद करके जो रख दिया था, जिसका बदला वो लेना चाहती थी। बल तो उसके बाद क्वीन ने डिस्कॉर्ड के साथियों के साथ में मिलकर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया था और न्यूक्लियर फैसिलिटी के सभी गार्डों को मारने के बाद उन्होंने उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को अपने कब्जे में कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग नाइल लड़ाई की प्रैक्टिस कर रही होती कि तब वहाँ पर बुकर और जोई भी उसके साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं। और अब बुकर जानबूझकर घायल होना चाहता था ताकि वो देख सके कि नाइल के हमले से क्या सच में उसकी पावर चली जाती है या नहीं। साथ ही यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि अगर उसने अपनी इमोर्टलिटी खो दी तो उससे पहले वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी इमोर्टलिटी एंडी को दे देगा। ये उसने पहले से सोच कर रखा था और यही उसका प्लान था। और दोस्तों यहाँ पर होता भी कुछ ऐसे ही है। नाइल एक हमले से उसको घायल भी कर देती है, जिससे कि उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उसके जख्म अपने आप भरना भी बंद हो जाते हैं, यानी कि उसकी पावर चली जाती है। यानी कि अब बुकर इमोर्टल नहीं रहा है और उसे सही समय देखकर अपनी पावर यानी कि अपनी इमोर्टलिटी एंडी को देना होगा। वेल तो उसके लिए जोई भी उसे गाइड करने लगता है, जिसके बाद कॉपले ने एंडी और बाकी सभी लोगों को भी एक मीटिंग में बुलाया होता है, जहां पर उसने डिस्कॉर्ड और क्वीन के हमले के बारे में उन्हें सब बता दिया होता है कि कैसे आखिरकार उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी को अंडर कंट्रोल कर लिया है और अगर उन्होंने डिस्कॉर्ड को नहीं रोका तो वो करोड़ों लोगों की जान ले लेंगे। वेल तो अब मीटिंग के बाद स्टीवन और निक ने एक गहरी बातचीत होती है, जिसमें कि वो साथ बिताए हुए पलों को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। और फिर उसके बाद वो सब के सब कॉपले की गाइडेंस में न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर घुस जाते हैं और वो सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर डिस्कॉर्ड और ये लोग उन पर हमला नहीं कर रहे होते हैं, जबकि कॉपले उन्हें वार्न करता है कि वो नजर बनाकर अंदर जाएं और अंदर जाते ही उनको चारों ओर से डिस्कॉर्ड के लोग घेर लेते हैं, जिसके बाद अब इन दोनों ग्रुप के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। और वहीं दूसरी तरफ डिस्कॉर्ड के लोगों ने कॉपले को पकड़ लिया होता है और कॉपले से संपर्क टूटते ही एंडी, नाइल और बाकी के लोग एक दूसरे से तुरंत अलग हो जाते हैं। जब तक उन्हें ये बात समझ में आती है ना डिस्कॉर्ड उन्हें अलग करना चाहती थी, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। और प्लान के अकॉर्डिंग डिस्कॉर्ड ने सबसे पहले स्टीवन, निक और जोई को फ्रीज करके अपने साथ में वो ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ नाइल और क्वीन एक दूसरे से भिड़ चुके होते हैं और इन सभी के बीच एंडी बुकर के साथ में मिलकर डिस्कॉर्ड के गुंडों की काफी अच्छे से बैंड बजा रहे होते हैं, जहां पर फिर लड़ाई के दौरान बुकर ने एंडी को बताया कि कैसे आखिरकार उसने अपनी इमोर्टलिटी उसको दे दी है और फिर से वो इमोर्टल हो चुकी है, यानी कि अब एंडी के जख्म बहुत ही तेजी से हील होने लग गए थे। लेकिन तभी उन दोनों पे बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं, तो बुकर एंडी को दूसरे कमरे में बंद करके फाइनली अपनी कुर्बानी दे देता है। और अपनी आंखों के सामने बुकर को मरता हुआ देखकर एंडी बदले की आग में डिस्कॉर्ड के पास जाती है। और फिर भाई इन सब के बीच में नाइल ने क्वीन को घायल भी कर दिया होता, जिससे कि क्वीन की इमोर्टलिटी भी चली गई होती है। और वहीं डिस्कॉर्ड धोखे से नाइल के अंदर तलवार घुसाकर उसे बेहोश कर देती है।
वेल तो ये सब कुछ होने के बाद एंडी वहाँ पर आई हुई होती है, तो उसने क्वीन को घायल देखा और यहाँ पर क्वीन भी अब समझ चुकी थी कि उसे डिस्कॉर्ड का नहीं बल्कि एंडी का साथ देना चाहिए था, यानी अपने दोस्त करना कि अपने दुश्मन का, क्योंकि यहाँ पर डिस्कॉर्ड सिर्फ उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वेल तो अब एंडी को डिस्कॉर्ड की लोकेशन वो बता दी है, जिसके बाद एंडी डिस्कॉर्ड से लड़ाई करने के लिए सीधा टेरेस पे पहुंच जाती है, जहाँ पर डिस्कॉर्ड ने नाइल और बाकी के लोगों की बॉडी को दूसरे हेलीकॉप्टर में रख के वहां से भेज दिया होता है और वो खुद एंडी से लड़ने के लिए टेरेस पर वापस आ गई होती है, जहां पर लड़ाई के दौरान एंडी को पता लगता है कि डिस्कॉर्ड ने अपनी इमॉर्टलिटी खो दी है और साथ ही इमॉर्टलिटी को वापस लाने के लिए उसे नाइल की मदद तो हर हाल में चाहिए होगी, जिसके लिए उसने नाइल के साथ बाकी के लोगों को भी किडनैप कर लिया है। और फिर दोस्तों इन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और यहाँ पर एंडी डिस्कॉर्ड को पूरा टक्कर दे रही होती है, लेकिन इमॉर्टलिटी होने के बाद भी डिस्कॉर्ड यहाँ पर एंडी के ऊपर ही भारी पड़ रही होती है, यानी कि उसके पास काफी ज्यादा पावर थी। फाइनली फिर अंत में डिस्कॉर्ड ने एंडी को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया होता है, जिसके बाद वो उसे जिंदा छोड़कर वहां से निकल जाती है, क्योंकि डिस्कॉर्ड को इमॉर्टलिटी के लिए सिर्फ नाइल की जरूरत थी, किसी और की नहीं। वेल तो अब मूवी के एंड में हमने देखा कि एंडी वॉर सूट पहनकर डिस्कॉर्ड से लड़ाई करने के लिए जा रही होती है, यानी कि इनकी लड़ाई अभी भी बाकी थी, जहाँ पर तभी क्वीन भी वॉर सूट पहनकर उसका इस जंग में साथ देने के लिए पहुंच जाती है, जिसका साफ मतलब है कि ये दोनों ही डिस्कॉर्ड का सामना करने वाली है। लेकिन डिस्कॉर्ड को हराकर वो अपने दोस्तों को वापस लेकर आ पाएंगी या नहीं, तो आखिरकार इस कहानी में आगे क्या होने वाला है ये हमें पता चलेगा इसके पार्ट 3 में। जैसे ही इसका पार्ट 3 रिलीज होगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट सून लिख दीजिएगा। स्पेशली ये न्यू चैनल हमने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसपे हम यहाँ पर आने वाले सारे न्यू सीरीज और न्यू मूवीज को एक्सप्लेन कर दें सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। और वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई हो ना तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसी मजेदार कहानियां आपको सुनाते रहें।